जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, दिनांक 3 फरवरी 2021 को DLED 4 सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र यानी विज्ञान का प्रश्न पत्र आया था। तो आज हम इसके सभी प्रश्नों के हल आपके सामने लेकर आए हैं और जो लोग परीक्षा देकर आए हैं वो सभी लोग अपने अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करके बताया है। जो नहीं आता आपको वो भी आप सीख सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन प्रश्नों में से आपके कितने आंसर सही हुए, कितने नंबर आपके विज्ञान की परीक्षा में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, पहला प्रश्न आपके सामने ये है, कैलेमाइन का सूत्र क्या है? ZnS, ZnO, ZnCO3, Fe2O3। तो यहाँ पर जो कैलेमाइन का जो सूत्र होता है ये जिंक का अयस्क है। ये जो कैलेमाइन है इसका जो सूत्र होगा ZnCO3। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, RBC की जीवन अवधि कम हो जाती है, कब कम हो जाती है ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है एनीमिया रोग में, थैलेसीमिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में, फाइलेरिया रोग में। तो RBC की जो अवधि होती है वो लगभग 100 से 120 दिन की होती है। लेकिन अगर व्यक्ति को थैलेसीमिया रोग हो जाता है तो उसकी RBC की अवधि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वो कितनी रह जाएगी? 20 दिन रह जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है या फिर तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती। तो देखो, जब भी किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो वहाँ पर होगा क्या? वहाँ पर आपके तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती, क्योंकि तत्वों के ऑक्साइड की जो अम्लीयता होती है वो बढ़ जाती है। और बढ़ेगी कब? जब क्षारीय प्रवृत्ति घटेगी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, लैमार्कवाद का आधार है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी या जीवन संघर्ष। तो इसका सही उत्तर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ये सीधा सा सूत्र दे रखा है धारा का, तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। I बराबर Q/T। Q आपका कूलाम्ब हो जाएगा, T समय हो जाएगा और I धारा हो। तो इस तरह आपके देखिए जो बहुविकल्पी 5 प्रश्न थे उन सभी के उत्तर आपको यहाँ पर पता चल गए। दोस्तों, किसी भी प्रश्न में डाउट हुआ करिए तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या प्रश्न है? प्रश्न संख्या 6, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखो। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया? तो देखो, ये जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं ये कुल मिलाकर 15 तत्व हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, 15 तत्व हैं। और इन्हें रखा कहाँ गया है? इन्हें आवर्त सारणी के तृतीय समूह में रखा गया। अब अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये 57 से लेकर 71 परमाणु क्रमांक तक पाए जाते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। क्लियर हो गई बात? आगे देखो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है कि एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो जब किसी शरीर में एड्स विषाणु चला जाएगा तो उसमें कौन सी कमी हो जाएगी? किस कोशिका की कमी हो जाएगी? अगर किसी ने CD4 लिखा है तो वो भी सही है, और अगर किसी ने CDR4+T इतना लिखा है तो वो भी सही है। दोनों पे आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? अच्छे से जानते होंगे सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो आपके शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे फल पत्तियों को भी खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं वो होते हैं सर्वाहारी जंतु। रक्त जमने में फाइब्रोनिजोरन की क्या भूमिका है? देखिए, फाइब्रोनिजोरन क्या होता है? ये एक तरह का प्रोटीन होता है, और जब चोट लग जाती है, जब किसी व्यक्ति के चोट लगती है तो ये जो फाइब्रोनिजोरन है ये थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिन में और फिर फाइब्रिन आधारित रक्त के थक्के में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि रक्त निकलना बंद, जैसे चोट लगी उसके बाद रक्त का थक्का जम जाता है तो फिर जो खून होता है वो निकलना बंद हो जाता है। तो उसमें ये जो फाइब्रिनिजोरन है इसकी भूमिका बहुत होती है, क्योंकि ये एक प्रोटीन होता है। अयस्क के सांद्रण की आवश्यकता क्यों होती है? लिखिए, देखिए, जब कोई भी धातु है, जब उसका खनन किया जाता है तो उसमें तमाम तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, ये सब अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए सांद्रण की आवश्यकता पड़ती है। सांद्रण की सामान्य 2 विधि कौन कौन सी हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि और दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये सामान्य विधियाँ हो।
प्रश्न संख्या 11 है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट करो। तो विद्युत धारा की जो पहले हम मात्रक बता देते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर, यानी एसआई मात्रक जो होगा वो एम्पियर होगा। और विद्युत धारा की परिभाषा की बात करें तो विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर इसकी एक और परिभाषा लिख सकते, जैसे आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरह विद्युत धारा की परिभाषा छोटी सी लिख देंगे, आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो इस तरह आपने देखे कि ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 हो गए। अब यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे खाद्य जाल को समझाइए और खाद्य जाल का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी आसानी से कर सकते हैं। जैव विकास क्या है, ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। निस्तापन और भर्जन ये क्या होता है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप आसानी से कर चुके होंगे। और यहाँ पर देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी वाला भी क्वेश्चन फिर से आ गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की सामान्य विशेषताएं लिखो। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और कितने आवर्त होते हैं, देखो ये सब मॉडल पेपर के माध्यम से बताया जा चुका है। आवेश के सुचालक और कुचालक से आप क्या समझते हैं? सुचालक मतलब जिसमें आवेश अच्छी तरह से प्रवाहित हो जाए, कुचालक जिसमें आवेश अच्छे से प्रवाहित ना हो पाए, और इनके उदाहरण देके स्पष्ट करना था। प्राथमिक उपचार से आपका क्या अभिप्राय है? ऐसी चीज़ें जैसे चोट लग गई तो उसका प्राथमिक उपचार आप क्या करेंगे, मतलब किसी भी दुर्घटना या चोट लगने के बाद किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार होता है। अब प्राथमिक उपचार बॉक्स में कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं ये आपको बतानी है। तो जो भी नॉर्मल औषधियाँ होती हैं, जैसे आपकी मान चलो कुछ पट्टी हो गई और आपका टेप हो गया और लोशन हो गया, डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, जो भी इस तरह की चीज़ें सभी इसमें लिख देते हैं, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखा क्या है ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना देना था। तो इस तरह आपके ये पूरे 18 प्रश्न हो जाते। देखो 11 तक के तो हमने सभी के बता दिए क्योंकि छोटे छोटे थे, बाकी जितने लेंदी क्वेश्चन हैं वो तो आप आसानी से कर चुके होंगे। अब यहाँ पर बात करें कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो वो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस प्रश्न के उत्तर का भी अच्छे से समाधान किया जाएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और उम्मीद करता हूँ ये सारे पेपर आपको समझ में आ गया होगा। पेपर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।